ओके, सबसे पहले हिस्ट्री के अंदर आपको ख़त्म करना है जो टॉपिक, वो लास्ट के 3 टॉपिक्स है। लास्ट के 3 टॉपिक्स के अंदर चेंज नहीं है। तो सबसे पहला काम हो गया इंटीग्रेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब यहाँ पे जो आफ्टर इंडिपेंडेंस वाला मामला है, अभी का अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो दे हैव गॉन डीप। अच्छा, डीप ये किसने तोड़ा? तुमने? वो अपना गिर गया। कब? वो एग्जाम से पहले। तो मुझे अभी तक दिखा क्यों नहीं? मतलब सारे, मतलब पृथ्वी से तुम लोगों का कोई बैर है क्या? पहले वो इतना बड़ा ग्लोब फोड़ दिए थे तुम लोग। तो अपना फोड़ा था सामने आशीष कुमार उन्होंने। सो खैर चलो ठीक है, तोड़ दिया तो ठीक है, लाएंगे नया ग्लोब। वैसे ठीक है ना, अब वर्ल्ड ज्योग्राफी कहाँ है फ्री में? हाँ, इंडियन ज्योग्राफी मेंस में बढ़ गया कंटेंट, तो ठीक है, कोई दिक्कत। सो इसमें क्या करना है कि हम लोगों का जो काम रहता था, वो अभी तक क्या काम करते थे हम, कि कौन सा स्टेट का फॉर्म हुआ, तो हम लोग कहाँ से शुरू करते थे? हम लोगों ने जो अभी शुरू किया था, सबसे पहली चीज़ जो हम लोग करते थे कि सबसे पहले ब्रिटिश प्रोविंस कौन सी बनी, फिर हमको ये डिफरेंस पता होना चाहिए। लिखते चलिए, पेन चलाते चलिए आप लोग, है ना, और इसको आप सामने रखिएगा हर रोज, क्योंकि ये वाला वीडियो तो मेरा उसमें चला जाएगा मेंबरशिप वाले में, और ये वाला वीडियो मेरे क्लास स्टूडेंट्स के लिए रहेगा एडिटिंग के बाद। सो सबसे पहली चीज़, जब आप इसको करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहला कि कितनी प्रोविंसेस ब्रिटिश थी इन 1947, 15 अगस्त 1947 को जब हम आज़ाद हुए, तो कितनी ब्रिटिश प्रोविंसेस थी। ठीक है, अब 1947 के अंदर एक कंसेप्ट चालू हो गया था 1935 के एक्ट से। फेडरेशन जो बनानी थी उस टाइम तो बनी नहीं थी, क्योंकि प्रिंसली स्टेट ज्वाइन नहीं किए थे। यहाँ पे प्रिंसली स्टेट ज्वाइन कर लेते हैं मार्च में, मार्च 1947 से स्टेट्स ज्वाइन करना चालू कर देते हैं। सो 1947 के जितने स्टेट्स हैं वहाँ से आप लिखना चालू करेंगे जो इंडियन यूनियन में मर्ज होने लग गए। गॉट द पॉइंट? अब क्या होगा, 1947 से 1950 के दरमियान हम लोग संविधान बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिएट करेंगे। अब जब संविधान बन रहा होगा उस टाइम पर स्टेट्स को इंडियन यूनियन में मिलाया जाएगा, तो क्या बनेगा, अलग अलग टाइप ऑफ स्टेट्स क्रिएट हो जाएंगे। क्योंकि एक वो स्टेट्स हुआ करते थे जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जहाँ पे राजे, रजवाड़े, नवाब ये लोग शासन किया करते थे। अंग्रेज उन्होंने भी आज़ाद किया। तो यहाँ प्रॉब्लम ये आती, हम लोग कहाँ पढ़ा करते थे, किधर फोकस रखते थे, कि कहाँ पर प्रॉब्लम्स हुई हैं। लेकिन इस बार जो उन्होंने सवाल पूछा वो पढ़ने में आता है, लेकिन हम उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करते। सो कृपया करके जितने भी जो सबसे पहले फर्स्ट कमीशन फॉर्म होगा, उसके पहले 1950 के अंदर पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी जितने स्टेट्स थे उनका एक छोटा सा हम ब्रीफ फिर से करेंगे कि कौन सा स्टेट था, कौन से राजा। फॉर एग्जाम्पल बिलासपुर है, नॉट छत्तीसगढ़ वाला बिलासपुर, हिमाचल, इट वॉज अ स्टेट। तो बिलासपुर के राजा कौन थे? तो हम थोड़ा सा एड ऑन करेंगे जो पुराना हमारा काम है उसके ऊपर, जिसकी वजह से इस तरह के क्वेश्चन जो सेकंड लाइन या थर्ड लाइन वाले थे, जहां हम कंफ्यूज हो सकते थे, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, इनफैक्ट कोई बड़ी भारी बात नहीं थी, उसको कवर करना है। बाकी काम एज इट इज रहेगा कि आपने फजल अली कमीशन बना दिया, फजल इसके पहले धर भी करना है, जेबीपी भी करना है, और उनके वो सब करना है कि क्या रिकमेंडेशन रही थी, क्यों उन्होंने मना किया था, एवरीथिंग। फजल अली की वो जब करोगे तो इन्होंने कौन कौन सी टेरिटरीज मिलाई थी किस स्टेट्स के साथ, तो इसको कृपया करके थोड़ा मैप पे भी कर लेना। ठीक है, मैपिंग कर लेना, क्योंकि मेंस के अंदर भी काम आएगा। अगला इसी के अंदर हम ये करेंगे कि इसमें अगर हो सकता है कि डिमांड वो पूछ लें, बाद में जो स्टेट्स का फॉर्मेशन होना चालू होगा उसके पीछे कहीं ना कहीं किसी न किसी की डिमांड होती है, तो हमको डिमांड्स भी करना पड़ेगी। तो ये कुछ नए पार्ट हैं जो मैं यहाँ जुड़वा रहा हूँ बेस्ड अपॉन दी एक्सपीरियंस व्हाट वी हैव गेन पहले के सवालों पर। बाकी तो सिंपल क्वेश्चन आता है। तो इंटीग्रेशन ये आपकी पहली प्रायोरिटी है, कोशिश ये करना है कि ये तुरंत में ख़त्म हो जाए, क्योंकि आप लोग क्लास वाले स्टूडेंट्स हो, हम लोग क्लास तो चल ही रही है, तो आप लोग इसको कर लें। प्री हम वापस से शुरू कर रहे हैं, तो A to Z रटना वाला काम, कंसेप्ट जहाँ है, कंसेप्ट 100 बार पूछोगे बता दूंगा जो नए आए हैं। अगला है इंडिपेंडेंस स्ट्रगल एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडिपेंडेंस स्ट्रगल और इंडियन नेशनल मूवमेंट, अब इसको इलाबोरेशन कर दिया गया है।
इलाबोरेशन का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर आपको ट्राइबल भी करना है, पीजेंट भी करना है, इसी के अंदर इंडिविजुअल मूवमेंट्स भी करना है। तो ये कोई नया काम नहीं है, जो भी पहले पढ़ा हुआ है उसने हर एक ने हर समय इस चीज को पढ़ा है, और ये प्रायोरिटी के ऊपर रखना है, इसमें गलती नहीं होना चाहिए, इसमें लेवल डीप भी जा सकते हैं। तो दो ये पार्ट हो गए आपके, इसमें कोई ऐसा भारी चेंज नहीं बोल रहा हूं मैं आपसे। डीप क्वेश्चन इन द सेंस जैसे वो दुआ का आया था, बौद्धन दुआ वाला क्वेश्चन। सो प्राइमरी लीडर के अलावा उन्होंने उनके सेनापति के ऊपर जाके बात करी थी। सो दे में स्टिल गो देयर, वो लोग फिर से वहां उतर सकते हैं। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि हम कहां पर कितना काम कर रहे हैं। तीसरा है सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स इन 19th एंड 20th सेंचुरी। ये भी आप लोगों को पढ़ चुके हो, करा है आपने, ठीक है। तो इसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए, इसमें ग्रोथ होनी चाहिए। टीयर 2 और टीयर 3 के ऊपर जाके काम करना है क्वेश्चन। टीयर 2 का मतलब, टीयर 1 का मतलब हो गया भाई कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी, किसने बनाई थी, कौन सी ईयर में बनाई थी, कहां बनाई थी, कौन से मेजर पब्लिकेशंस थे, कौन सी मेजर ऑर्गेनाइजेशंस थी जो उन्होंने क्रिएट करी। अगर कोई स्कूल डाला है, कोई कॉलेज डाला है तो वो, इसके साथ में आप एसोसिएशंस देखना। इस बार क्वेश्चन अगर डीप जा सकता है तो क्वेश्चन इस पे भी आ सकता है कि कौन किस एसोसिएशन से एसोसिएटेड था। तो एसोसिएशन, तो ये वाला काम बड़े आराम से सारी बुक्स के अंदर अवेलेबल हो चुका है, अब तो इसमें कोई हाथी घोड़े नहीं लग रहे। तो यहाँ तक वाला जो काम है इट्स वेरी इजी पार्ट। 4, 5 एंड 6 जो पॉइंटर्स हैं इनको आपको अभी से हैंडल करना है, और कोशिश करना है 10 दिन के अंदर ये इनिशियल फेज खत्म हो जाए, वेयर यू आर कलेक्टिंग योर डेटा एंड रिवाइजिंग इट। जो डेटा मिसिंग है, आज ट्यूसडे है, 30 तारीख है, तो कोशिश करो 5-1 तारीख तक ये तीनों पार्ट अपने खत्म हो जाए। अगर आपको लग रहा है कि मेरा इंडियन नेशनल मूवमेंट या फ्रीडम स्ट्रगल वीक है, तो पार्ट में उसको तोड़ दीजिए। किस तरह से पार्ट में तोड़ेंगे ये भी समझिए आप। इसके अंदर सबसे पहली चीज, जो पीजेंट्स हैं, रिवोल्ट हैं, उनको अलग कर लीजिए। ट्राइबल रिवोल्ट हैं, उनको अलग कर लीजिए। फिर ऐसी जितने भी घटनाएं, दुर्घटनाएं या जो भी हुआ है उनके ऊपर फोकस रखिए। और जब भी ये पढ़ें तो इसके साथ में एमपी को जरूर ऐड करें, क्योंकि बेस वही रहेगा, ठीक है, ये बेस वही रहेगा। तो इसके अंदर हो सकता है आपको टाइम लग जाए। तो जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर का मतलब क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछेंगे वो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछते हैं, व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस, मैं दुनिया में अकेला। गाना है, हाँ, कब शुरू हुआ, कौन से लीडर थे। इस तरह के सवाल बड़े बेसिक होते हैं, लेकिन क्या ये हमेशा आते हैं, नहीं। तो यहाँ गलती नहीं होना चाहिए, यहाँ नो मिस्टेक इज अफोर्डेबल। हम लोगों का जो टारगेट है वो अगेन 80 to 85 है, क्योंकि संभावना है कि पोस्ट बढ़ जाए, लेकिन कट ऑफ वहीं रखना है हमको। सो हमारे जितने वीक पॉइंट्स होते हैं उनको हमको रेगुलर इंप्रूव करना है। ये मत सोचना कि लास्ट मोमेंट में इंप्रूव कर लेंगे, क्योंकि अगर आप जो जो चीज़ को उठा रहे हो उस चीज़ के अंदर कमांड लेके चलिए, ताकि वहाँ क्वेश्चन पूछा तो 99% आपसे बनना चाहिए। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बड़े खतरनाक तरीके से जुड़े हुए हैं और बहुत वास्ट हैं, जिनको आपको स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा। जिन लोगों का MPPSC का होराइजन है, ये हिस्ट्री का टच अब UPSC पैटर्न पे चला गया है, ठीक है। तो अगला जो पार्ट है वो उन्होंने जो जोड़ा है नीचे से, दैट इज योर थर्ड पार्ट ना, ऊपर ले लो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड में क्या जोड़ दिया, इंडियाज कल्चरल हेरिटेज, आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, फेस्टिवल्स एंड इवेंट। हिंदी पढ़ के बताइए तो इसका क्या है, भारत की सांस्कृतिक विरासत, भारत की सांस्कृतिक विरासत, कला प्रारूप, साहित्य, पर्व और उत्सव। साहित्य, पर्व और उत्सव। अब इन्होंने कहाँ का बोला, भारत कौन सा भारत, एंशिएंट से मॉडर्न तक। अच्छा, हाँ, आप देखो शॉक लाइन अच्छा नहीं। तो नितिन सिंघानिया की किताब आती है UPSC की, आर्ट फॉर्म की, है ना। स्पेक्ट्रम की एक छोटी आती है आर्ट फॉर्म की। बाहर जाओ, मेरी टेबल है ना, मेरी टेबल के ऊपर 3 किताबें रखी हैं। ये तुम लोगों को रुलाने के लिए काफी है, ये बहुत वास्ट है। और MPPSC जो लोग भी अपना होराइजन रखते हैं उनके लिए ये टफ है, क्योंकि आपको पूरा स्क्रैच से नया शुरू करना है। थैंक यू। एक हाईलाइट इसके बाद बना देता हूँ। देखो, सबसे पहले तो स्पेक्ट्रम की तो ये वाली है, इंडियाज कल्चर, ठीक है। देन नितिन सिंघानिया की ये वाली अपनी क्लास में लाइब्रेरी में है, तुम लोग आराम से यूज कर लो, इंडियन आर्ट एंड कल्चर, ठीक
ठीक है, इसके जब स्टार्टिंग में बुक नहीं आई थी तो मेरे पास नोट्स भी थे जब हम पढ़ा करते थे। देन एक किताब मुझे ये भी बहुत अच्छी लगती है, इंडियन आर्ट एंड कल्चर, अरिहंत की है, ठीक है। तो ये तीनों में से आप कोशिश तो ये करेंगे, मैं तरीका क्लास में सिखा दूंगा आपको कि हाउ वी आर गोइंग फॉरवर्ड। इसके अंदर आपको पार्ट्स में बांटना है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्ट्स आर देयर, मैंने डिस्कस किया है इसको, परफॉर्मिंग आर्ट, विजुअल आर्ट और लिटरेरी आर्ट, है ना। 3 तरीके के आर्ट फॉर्म की बात करते हैं। परफॉर्मिंग यानी जिसके अंदर व्यक्ति अपने, उसको क्या बोलते हैं, जो प्रदर्शन नहीं, जो बैठ के देखते हैं, दर्शकों के सामने अपनी कला को दिखाता है, दैट इज परफॉर्मिंग आर्ट। एक होता है विजुअल आर्ट, जो बंदा बैठ के बना रहा है, स्कल्पचर्स हो गए, पेंटिंग्स हो गई, बना रहा है। डांस, ड्रामा, सॉन्ग्स, म्यूजिक, ये सब परफॉर्मिंग है। और लिटरेरी आर्ट क्या होता है, जिसके अंदर कोई व्यक्ति कुछ लिख रहा है, ठीक है। तो लिखने में क्या हो गया, अगेन जो भी आप सोच सकते हो, जितनी सारी चीजें हम पढ़ते हैं वो सब, क्रिटिसिज्म भी आता है, एसेस भी आते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बोला इंडियाज, ठीक है। सो एक काम और दे रहा हूँ मैं, मेरी अंदर से बॉक्सेस निकालना पुराने, उसमें फाइलें रखी हैं, उन फाइल्स के अंदर बुक्स की लिस्ट है, कहीं ना कहीं होगी। ये वे बैक मैंने 1919 के पहले वाले 16 या 17 में बनवाई थी, फिर वो फोकस हट गया था, आ नहीं रहे थे क्वेश्चन तो, लेकिन अब वो वही फोकस है, तो वो किताबें वहाँ से मिल जाएंगी, वो लिटरेरी हो जाएगा। कौन सी किताब किसने लिखी, बड़ा आसान क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑर्डर में, लेकिन वॉल्यूम कितना है, तो डर कहाँ लगेगा हमको, वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम से बचने के लिए काम करना पड़ेगा आपको आगे। तो ये वाला जो टॉपिक है हमारा, अब इसके अंदर जैसे आपने उठाया सॉन्ग्स, म्यूजिक ट्रेडिशन, तो म्यूजिक ट्रेडिशन कहाँ से शुरू होता है, तो वेदों में म्यूजिक ट्रेडिशन सामने, तो बाद में ऋग्वेद भी तो आप उच्चारण जो है वो कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला जो रिटन एविडेंस हमारे पास आता है वो तो वेदों से शुरू हो जाता है, तो श्रुति और स्मृति दोनों के अंदर मिलेगा। उसके बाद फिर कुछ स्पेशल किताबें हैं जो एंशिएंट हिस्ट्री में लिखी गई हैं। ये क्या कवर कर रहा है, ये समझना, 2 क्वेश्चन 2 टॉपिक कवर कर रहा है। एक तो वो म्यूजिक भी कवर कर रहा है, दूसरा वो लिटरेरी आर्ट भी कवर कर रहा है, प्लस ऊपर वाला जो टॉपिक आपको दिया है एंशिएंट इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन, वो भी कवर कर रहा है, क्योंकि ये सारी चीजें नॉलेज ट्रेडिशन में आ रही हैं। नॉलेज ट्रेडिशन अगर सिर्फ वहां के वहां फंस गए आप तो गड़बड़ा जाओगे। नॉलेज का मतलब क्या होता है, ज्ञान। ज्ञान सिर्फ धार्मिक नहीं है, सिर्फ सामाजिक नहीं है, ज्ञान साइंस का भी है। तो एस्ट्रोनॉमी हो गया, एस्ट्रोनॉमी में हम लोग बहुत आगे हुआ करते थे एंशिएंट हिस्ट्री से, है ना। तो वो भी तो इंडियन ट्रेडिशन है, हमारा नॉलेज का है, हमने उसे गंवा दिया। तो वो बहुत हमारी बेवकूफ़ी, जो मैं हमेशा रोना जाता हूँ क्लास में, ये लाके बहुत अच्छा किया नॉलेज। तो वो भी था ना, जो लोहे का खंभा गड़ा हुआ है वहाँ कुतुब मीनार के सामने, जंग नहीं लगा है, धार में पड़ा हुआ है, जंग नहीं लगा, वो क्या है, नॉलेज है ना। वो नॉलेज है, लॉस्ट क्यों हुआ, क्योंकि हमारा फोकस नहीं था। फोकस क्यों नहीं था, फोकस क्यों नहीं था, क्योंकि इंडिया हैज बीन रूल्ड ऑलवेज मोस्टली बाय इन्वेडर्स। आप याद करें, अपनों ने एंशिएंट हिस्ट्री की थोड़ी सी ब्रीफ बताता हूँ मैं। सबसे पहले पर्शियन अटैक हुआ, तो वेस्ट इंडस तक वो आ गए, इंडस के वेस्ट कोस्ट तक वो आ गए और उन्होंने अपनी टेरिटरीज बना ली, तो पर्शियन कल्चर का इन्फ्लुएंस आया। सेकंड ग्रीक अटैक आया, तो ग्रीक अटैक आया तब तो वो जैन में आके बैठ गए थे। बहुत कम लोगों को पता है, तो क्या समझते हैं कि सिर्फ एक ग्रीक अटैक हुआ था अलेक्जेंडर का। सेकंड ग्रीक अटैक वाज मोर डेंजरस, इतना खतरनाक था कि उसके बाद खारवेल ने जाके पाटलिपुत्र को जीत लिया था, बराबर है ना। तो इन्फ्लुएंस किसका हुआ, इसके बाद स्काइथियंस, शाकास, पार्थियंस, पहलवास, है ना। और कौन आए, स्काइथियंस, पार्थियंस एंड हुन्स। हुन्स तो बाद में यूची आएगा, पहले यूची, कुशान्स। तो कुशान ने फिर इन सबको अपने अंडर कर लिया। तो उज्जैन वाज अगेन अ सीट ऑफ फॉरेनर्स, शाकास। तो कुछ जगहों के ऊपर उन लोगों ने इम्बाइब किया अपने अंदर, एंड दे गॉट कन्वर्टेड एंड अलाइंड विद द इंडियन सोसाइटी। इसके बाद क्या होता है, फिर एक टाइम पीरियड आता है जब वापस एक फर्स्ट स्टेज ऑफ इंडियन रेनेसांस आता है, गुप्तन पीरियड, इसलिए हम उसको कहते हैं गोल्डन एज। तो क्या आर्ट, कल्चर, लिटरेचर पीक पे जा रहा है।
हम पूरी सोसाइटी की बात नहीं करते, क्योंकि हम पीएससी वाले हैं, तो पीएससी के अंदर हम अलग अलग पर्सपेक्टिव्स पढ़ते हैं। उसमें मेंस के अंदर ये वाला पर्सपेक्टिव क्या कह रहा है, ये वाला पर्सपेक्टिव कह रहा है, और उसको हमको जस्टिफाई करना पड़ता है। तो ये हो गया। उसके बाद अरब अटैक हमें चालू हो जाते हैं। अरब अटैक हुआ 700 समथिंग के अंदर, 712 AD। तो अरब अटैक वाज मोस्टली फोकस अगेन ऑन वेस्ट ऑफ इंडस एंड पार्ट ऑफ इंडस। तो अरब्स आते रहे, लेकिन इतने डोमिनेंट नहीं थे, क्योंकि वो अरब्स अपनी प्रॉब्लम्स में फंसे थे। ठीक है ना? तो अरब कॉन्क्वेस्ट में वी लॉस्ट बलूचिस्तान, वी लॉस्ट सिंध, वी लॉस्ट अफगानिस्तान टू अरब्स। यहाँ पे इनकी अपनी किंगडम्स बन गए, अरब किंगडम्स। अरब किंगडम्स ने क्या करा कि जो टर्क्स नोमाड्स थे, नोमाड यानी खाना बदोश लोग हुआ थे, तंबू उठाते थे और चले जाते थे इधर से उधर, इधर से उधर। पर्शिया ने स्पेशली उन लोगों को मिलिटराइज करा था, उन्होंने यूज करा उसका, बहुत पुरानी बात है। टर्क्स के कबीले रहा करते थे, दे वर वॉरियर्स। तो जब एक वैक्यूम क्रिएट होता है तो दे सॉर्ट कि हाँ हमको हमारी ट्राइबल बनानी है, हमें हमारा किंगडम बनाना है, तो एक किंगडम बन जाता है, सबुक्तिजीन एंड ऑल दोस थिंग्स। याद आया? तो वहां पे जो उस टाइम पर शाही डायनास्टी थी, उससे इनकी लड़ाइयाँ होनी चालू होती हैं। अब उनकी मदद जो भी इंडियन मेनलैंड से कर रहा था, उसके ऊपर फिर बाद में गजनी अटैक करना चालू करता है। तो टर्क्स की एक मेंटालिटी है, अगर मैं कहूं तो टर्क कल्चर है, सिविलाइजेशन नहीं है। हमने बात करी थी कल्चर का और सिविलाइजेशन का डिफरेंस, ये वही है। अब अरब अटैक्स होना चालू होते हैं, टर्क्स अटैक होना चालू होते हैं, और फिर अल्टीमेटली इंडिया में टर्किश सल्तनत आ जाती है। कल्चर है उनका, तो एक सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी है, प्रमोशन नहीं है। भाई पैट्रोनेज कौन दे रहा है, पैट्रोनाइज कौन कर रहा है? उस टाइम का सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम यहाँ समझना जरूरी, जो सबसे पहले पॉइंट में आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। तो जब तक आप सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंडीशन नहीं समझोगे, उस टाइम इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या थी? सारी जमीन जो है राजा की, राजा मतलब सारी जमीन, राजा हारा सारी जमीन दूसरे की हो गई। कोई ऐसा नहीं है कि चल रही है साहब, झगड़े चल रहे हैं, थोड़ी सी टेरिटरी ले ली, थोड़ी सी टेरिटरी ले ली, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये कंसेप्ट समझना है आपको। अब ये जो कल्चर पार्ट है ना, इसमें कब कब कहाँ कौन कौन सी सीड्स इवॉल्व होंगी। तो ट्रेडिशन जिसे हम कहते हैं, जो वर्तमान में आप ट्रेडिशन देखते हो, वो आपका वो वाला पार्ट बनता है जो मेंस के अंदर एक क्वेश्चन आता था, इमर्जेंस ऑफ कंपोजिट कल्चर इन इंडिया। याद आया? तो अगर आपने बेसिकली जो मुझे लग रहा है ना, वो जो आपको ये दिया है अभी, उसके पीछे यही है, क्योंकि कंपोजिट कल्चर के आंसर जितनों के मैंने चेक करे हैं पहले, दे आर नॉट टू द मार्क, सुपरफिशियल आंसर्स। जब आप सारी चीजों को एडअप करते हो, तभी जाके आप बता सकते हो ना कि कंपोजिट कल्चर कैसे इवॉल्व हुआ। सो लेट अस टॉक अबाउट, मतलब सिंपल एक एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूं। आज आप डांस देख, डोंट गो फॉर द बॉलीवुड काइंड ऑफ डांसेस। अभी वो कौन सी फिल्म आई थी, बड़ा हिट हुई थी, मार्टिन देखने भी गई थी, पूरे कॉलेज के प्रोफेसर देखने गए थे, और फिर 4-5 दिन तक उसकी बखियां बिखेरते स्टाफ रूम के अंदर कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। मैंने कहा यार रहम करो हमको। कौन सी आई थी वो अभी जो बड़ी हिट हुई है, एनिमल। तो उसमें एक डांस है, वो ग्लास है रख के, उसका मैंने स्निपेट देखा है। कल तो अपन रेयरेस्ट ऑफ रेयर देखते हैं। वो क्या डांस फॉर्म, क्या वो क्लासिक ट्रेडिशन से आता है, क्या वो फोक ट्रेडिशन से आता है, ये समझना है। क्लासिक ट्रेडिशन वो होता है जो सिविलाइज्ड कंपोनेंट है। क्लासिक कंपोनेंट इज द सिविलाइज्ड कंपोनेंट। सिविलाइज्ड कंपोनेंट का मतलब क्या हो गया, जहां पे कल्चर अमालगमेटेड हो गया, मर्ज हो गया, और कहीं ना कहीं ओरिजिन हुआ। तो एक एग्जांपल के तौर पे कुचिपुड़ी है, भरतनाट्यम है, और नाम बोलो फटाफट। बिहू डांस, वो तो फोक है। क्लासिकल के अंदर कथकली, उड़ीसी है ना, कहाँ ओरिजिन हुआ, कब ओरिजिन हुए, कब परफॉर्म किए जाते हैं, कितने मेजर परफॉर्मर्स हैं, इस तरीके से काम करना पड़ेगा। सो याद करो, हम लोगों ने देखो, ऐसे मत मुंह बनाओ यार, बैठ के मुंह बना रहे हो। तुम लोगों को मैंने मेरी टेक्निक सिखाई है ना, एमपी के सॉन्ग्स की, डांसेस की, ऐसे हमको इंडिया के करना है, ऐसे हम इंडिया के करेंगे। इसमें कोई बड़ी भारी बात नहीं, बट वी हैव टू डिवाइड इट। हमको इसको डिवाइड करना पड़ेगा पार्ट्स में, क्योंकि ये एक डाइसी सिचुएशन है। एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन यहाँ बन रहे हैं, और चूंकि हम फाइट कर रहे हैं 80 से 85 की, तो जो चीज़ आती है आपको, जो चीज़ आप पढ़े हुए हो, उसको आप रिवीजन मोड में डाल दीजिए।
क्योंकि एग्ज़ाम ख़त्म हुए 17 तारीख को एग्ज़ाम हुआ है और आज हम 1.5 महीना हो गया, तो 1.5 महीने बाद हम जाग रहे हैं। ठीक है, अभी तो आया सर सिलेबस, एक महीने की तो उन्होंने गैप कर दी, हमारा लॉस करा दिया, लेकिन हमारी पढ़ाई तो पहले हुई है ना, तो वो पढ़ाई लॉस में तो नहीं जा रही। तो हमारा काम ये होगा कि हम उन पार्ट्स के ऊपर जिनके ऊपर हाईलाइटेड एफर्ट्स दिए गए हैं, जिन्हें पॉइंट के तौर पे जोड़ा गया है, उनको बहुत अच्छे से करेंगे। उसमें से ये वाला पार्ट है। सो किताबें देख ली आपने, बता दी मैंने आपको, है आपके पास ये किताब। साथ ही साथ में मेरे पास दूसरा मटेरियल और है, हैंड रिटन मटेरियल और है, इसको मैं डेवलप करा दूंगा आपका। सबसे आसान तरीके से हम कैसे कर सकते हैं वो मेरा काम है, आपका काम है, उसमें गलती नहीं होना चाहिए। रटने का काम आपका है, मैं आपको रटा नहीं सकता। पढ़ने का काम आपका, मैं आपको पढ़ा नहीं सकता। मैं क्या काम करा दूंगा आपका, बहुत छोटे में कंडेंस कर दूंगा कि कितना छोटे से छोटे में हम कर सकते हैं। व्हाट इज वन बेस्ट वे जो आम लोगों के लिए काम में आ जाए, ठीक है। तो दैट इज माय वर्क जो मैं करा दूंगा। इसके बाद में जो हमको दिया है एंशिएंट और मेडिएवल इंडिया का, जो पुराना टॉपिक है जिसे हम पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ा है आपने। इसमें अक्सर अमूमन जो सब लोग हैं वो कहाँ फंसते हैं, एंशिएंट में। मेडिएवल में थोड़ा बहुत फंसते हैं, मॉडर्न में तो आप नहीं फंसते। तो यहाँ पर हमको एंशिएंट और मेडिएवल इंडिया स्पेशल दिया गया है। तो 2 क्वेश्चन की संभावना बन रही है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ क्लियर कट उन्होंने डिमार्केशन कर दिया हिस्ट्री एंड कल्चर। पहले हम पूरा पढ़ते थे तो हम मान के चलते थे 3-4 क्वेश्चन, अभी भी वो 3-4 क्वेश्चन है आपके पास। लेकिन अब यहाँ पर जो ये इंडियन हिस्ट्री है, इस इंडियन हिस्ट्री के अंदर हमारा आर्ट फॉर्म तो हम कर ही रहे हैं अलग से, बराबर है ना। तो अब यहाँ ध्यान रखना है पॉलिटिकल सिस्टम पे, सोशल सिस्टम पे, इकोनॉमिक सिस्टम पे। पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल सिस्टम और इकोनॉमिक सिस्टम एक हाईलाइट और बना दो। अब ये जब आप कर लोगे, कल्चर तो ऑटोमेटिकली कर रहे हो। इसके पहले वाला जो पार्ट है वो भी इसका सप्लीमेंट्री है, एंशिएंट का। एंशिएंट और मेडिएवल में ही है वो मेन काम, जो यहाँ पे एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन बोला गया, नॉलेज ट्रेडिशन। तो यहां काम कैसे करेंगे आप, पॉलिटिकल डायनास्टीज। पॉलिटिकल डायनास्टीज याद करिए, मेरे जितने भी नोट्स आपके पास हैं उन सारे नोट्स की स्टार्टिंग के अंदर कंडीशन दी होती है कि कौन कौन सी कंडीशन में थे। फॉर एग्जांपल जब टर्क्स आए तो इंडिया की पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी, तो वहां पे डायनास्टीज मेजर है, तो वो टर्निंग पॉइंट है, तो वहां इंपॉर्टेंस बन जाता है। क्योंकि इवेंट कौन सा हुआ उसके ऊपर फोकस है, जहां टर्निंग पॉइंट है। They often target that component where a change occurs. हिस्ट्री के अंदर बड़ा ड्रास्टिक चेंज अगर आया है तो उस टाइम पीरियड को आपको अच्छे से पढ़ना है। पहली चीज क्या होगी, चेंज। दूसरी चीज होगी इनोवेशन। पहला चेंज, दूसरा अब इनोवेशन का मतलब क्या हो गया, चोलास का रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, वन ऑफ द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है, तो वो क्या है, इनोवेशन। अकबर की पॉलिसीज इनोवेशन है। इनोवेशन है किस तरह से, 10 साला बंदोबस्त, जिसको अंग्रेजों ने बाद में लिया था डेसेनियल, फिर 7 साल में बंद करके परमानेंट सेटलमेंट कर दिया था, ठीक है। तो रेवेन्यू के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग अभी तक किसने क्या क्या करा। ट्रेड, इकोनॉमी है, तो राजा का पैट्रोनेज इकोनॉमी में कहां था, तो पाटलिपुत्र के अंदर किस तरह से जलदुर्ग का निर्माण किया गया था, वो कारण क्या था, इकोनॉमी। देन सोशल, सोसाइटी में क्या चेंज है, सोसाइटी में कब कहा किन लोगों को क्या क्या नाम दिया जाता था। जैसे इस बार मेंस में सवाल आए थे, ऊपर से उड़ रहे थे। उसका रीजन सिंपल ये है कि एंशिएंट इतनी वास्ट हो जाती है कि आपके पास हमेशा एक चांस होता है कि वी में मिस समथिंग, ठीक है। तो इसको भी मैं करवा दूंगा बड़े आराम से वापस, क्योंकि फोकस चेंज हो गया है, जो सिलेबस चेंज हुआ है। हमारे पास लेट अस इमेजिन कि 10 क्वेश्चन, इस बार तो बैलेंस था 10, इस बार बहुत बैलेंस था। तो 10 क्वेश्चन का अगर हम सेट बनाते हैं तो इसमें से 10 क्वेश्चन आने, तो मेरे पास ये 6 पॉइंटर दिए हुए हैं। 6 पॉइंटर को मुझे डिवाइड करना है 10 में, तो नेशनल फ्रीडम मूवमेंट में से तो मैं 2 पूछूंगा ना यार, 3 भी पूछ सकता हूँ, है ना। एंशिएंट इंडिया में से मैं आर्ट एंड कल्चर में से चलो 1 पूछ लिया, 1 मैंने ऊपर नॉलेज ट्रेडिशन में से पूछ लिया। एंशिएंट इंडिया और मेडिवल इंडिया में से भी तो 2 आ रहे हैं, है ना। सो फ्लो कैसा भी हो सकता है वो उठा के 3 क्वेश्चन तुम्हारे एकदम फर्स्ट पॉइंटर से पूछ ले। सो वो अंदर का मामला है। 6 क्वेश्चन है, हर एक में से अगर 1 क्वेश्चन बनता है तो 1-1 क्वेश्चन तो सबका है आपका। तो फोकस एरिया कहाँ आया, आर्ट एंड कल्चर पे फोकस एरिया ज्यादा। एंशिएंट और मेडिएवल में तो वापस से पॉलिटिकल पूरा है, सोशल है, इकोनॉमिकल है, इवेंट्स है, तो वहां लिमिटेड।
क्योंकि वो भयंकर वास्ट है, उसको बार बार रिवीजन करके पक्का करना है। आर्ट एंड कल्चर पहले स्ट्रॉन्ग करना है, लास्ट के 3 पॉइंट्स पहले स्ट्रॉन्ग करना है। सो लेट अस इंक्रीज द मार्जिन। जो आप लोग अपनी मार्जिन रखते हो कि 10 में से कितने क्वेश्चन सही करेंगे तो मेरा 85 पे टारगेट जा रहा है, ठीक है। फिर वो ऊपर वाले के हाथ में, हमारी किस्मत के हाथ में कि हमने कहाँ प्रिपरेशन किया और जो क्वेश्चंस आने हैं सो उसमें हमारा नॉलेज कहाँ बैठ रहा है। नॉलेज तो रहता है, सबके पास रहता है, वो नॉलेज बहुत ज्यादा रहता है। कई बार नॉलेज जो है वो वेन डायग्राम जैसा होता है, वेन डायग्राम। तो ये 100 क्वेश्चन है, ठीक है, और ये आपका नॉलेज है। ये अगर इसके बराबर में आ गया, कट ऑफ के बराबर में आप निकल गए, बस ये नहीं कह रहा हूं कि पूरे के पूरे 100 बने, 100 की चिंता ही नहीं है अपने को, तो वो कट ऑफ की चिंता है, तो वो कहां जा रहा है। तो 80-85 का मार्जिन अभी भी है, तो ये नहीं करना 85 लाना है यार, अभी तुम लोग लेकर आए हुए हो, तो ऐसी बात थोड़ी है, तुम लोग कर सकते हो, तुम लोग करते आए हो। वहां पर एक आध क्वेश्चन अगर हमसे मिस होता है कोई बात नहीं, टफ आप ही के लिए थोड़ी है, टफ तो सबके लिए है ना, सभी लोग उस मार्जिन पे काम करने वाले हैं। हाँ, करेंगे नहीं करेंगे, हाँ बस फिर ठीक है। सो इस चीज का ध्यान रखिए, ये वाला काम है। अब अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो बन रहा है, दैट इज योर फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट वाला पॉइंटर, इसको मैं डिस्कस करता हूं। देखिए यहां पर इन्होंने सबसे पहले 2 चीजें लिखी हैं, कंसेप्ट्स एंड आइडियाज। ये थियोरेटिकल है, कंसेप्ट एंड आइडियाज ये थियोरेटिकल है, इसमें फिलोसॉफिकल पार्ट भी आता है, और ये 90% मेरा पढ़ाया हुआ है मेंस में, या तो सोशियोलॉजी में पढ़ाया है या फिलोसॉफी में पढ़ाया है। लेकिन मेंस में जब मैं पढ़ाता हूं तो वो थोड़ा सा ऐसा होता है, यहाँ हमको छोटे पे काम करना है। किस तरह से छोटे पे काम करना है? बड़ा सिंपल वाला काम, थोड़ा सा नोट करिएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर बोला है कंसेप्ट है, आइडियाज है, तो 6 क्वेश्चन है, आर्यन का है, उपनिषद है, वेद है। वेद क्या है? तो क्लासिफिकेशन, मेरे नोट्स याद करिए, मैंने आपको हमेशा बोला है कि दे आर ऑफ द टॉप मोस्ट वैरायटी, ठीक है। वो पूरा क्लासिफिकेशन, किसको स्मृति कहते हैं, किसको श्रुति कहते हैं, कौन सा वेद है, कौन से उसके रिलेटेड उपवेद है, उसके साथ किसके रिलेशन है, वो सारा उस एक चार्ट में वो रटना है। पहली चीज है क्लासिफिकेशन, क्योंकि उन्होंने वो सारे खोल दिए। देखिए उन्होंने क्या बोला है, अभी भारतवर्ष की बात नहीं कर रहा हूं, वेदास, उपनिषद, आर्यनकास, ब्राह्मण ग्रंथ बोल दिया, क्योंकि लोग यहाँ पे हो सकता है वो समझेंगे ब्राह्मण कास्ट लिख दिया, कम्युनिटी लिख दी, तो ब्राह्मण ग्रंथ। देन शाद दर्शन, 6 फिलोसॉफीज, ये 6 फिलोसॉफी हम फिलोसॉफी में पढ़ती थी, मैं टच करता था उनको, पूरा नहीं था सिलेबस में बट आई यूज्ड टू। देन स्मृति है, बराबर आ गया, श्रुति स्मृति, फिर ऋत ऊपर, ठीक है, ऑल द बेस्ट। सभा समिति ये कहां से आ गया? ये वेदों में से ही निकल कर आया है, ठीक है, ये सोशल पॉइंट आ गया। भारतवर्ष है तो कंसेप्ट है भारतवर्ष, और एक आइडिया भी भारतवर्ष, इसको मैं कराऊंगा, ये एकदम नया है आप लोगों के लिए प्री लेवल के ऊपर। मेंस के अंदर तो हम इसको अक्सर करा करते हैं, भारतवर्ष जैसे अभी नहीं लिया तो नहीं कराया। गणतंत्र क्या होता है? रिपब्लिक, तो रिपब्लिकन स्टेट्स भी तो थे यार, मोनार्की तो बाद में आई है, पहले तो रिपब्लिकन फॉर्म था, तो रिपब्लिक्स क्या है। फिर वर्ण आश्रम, ये मैंने सोशियोलॉजी में बहुत लंबा पढ़ाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको मुझे श्रिंक करना है प्री के लेवल तक। तो बेसिक डेफिनेशन कहाँ पे दिया हुआ है? बेसिक्स पे रहेंगे। पुरुषार्थ, ये भी मेरा कराया हुआ है, मैंने तो यहाँ तक इन दोनों के कॉम्बिनेशन के ऊपर वर्क कराया हुआ है। देन जो आप लोग मेंस का काम करते हो, ऋण क्या, कितने ऋण है? संस्कार सिलेबस में था, मेंस में फ्री में आ गया, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। उधर थ्योरेटिकल अप्रोच है, इधर रट्टू वाली अप्रोच है कि गलती नहीं होना चाहिए। तो कौन सी किताब में इसके बारे में क्या कहा गया है वो मेरे नोट्स में मेंस के मौजूद है, वहां से आपको उसको निकालना, ब्रीफ करना है। तो नोट्स हैं हमारे पास, अगर आप में से किसी के पास सोशियोलॉजी के नोट्स नहीं हो मेरे, तो मुझे बता देना मेंस वाले, क्योंकि इसको मैं पढ़ाऊंगा। फिर पंच महायज्ञ, तो यज्ञ क्या है, पंच महायज्ञ क्या है। फिर कर्म का सिद्धांत, याद करो मैंने हमेशा बोला, मैं जब भी सोशियोलॉजी पढ़ा रहा था, कि आपको धर्म दे दिया, आपको पुरुषार्थ दे दिए, आपको आश्रम व्यवस्था दे दी, वर्ण व्यवस्था दे दी, लेकिन आपको कर्म का सिद्धांत नहीं दिया। तो कर्म का सिद्धांत न सिर्फ सोशियोलॉजी में चाहिए, मुझे फिलोसॉफी में भी चाहिए, तो वो यहां पर आ गया। और कर्म का सिद्धांत मैंने फिर लास्ट टाइम नहीं पढ़ाया मेंस में,
को मेंस में नहीं पढ़ाया मैंने, लेकिन सबसे पहली मेंस जो ऑनलाइन पढ़ाई थी उसके अंदर कर्म का सिद्धांत पढ़ाया था मैंने, क्योंकि बिना कर्म के सिद्धांत को समझे हुए आप धर्म नहीं समझ सकते। कर्म कौन सा है, धर्म कौन सा है? धर्म वो धर्म नहीं है या फिलोसॉफिकल आइडिया और कंसेप्ट में जिस धर्म को हम आज लिखते हैं कि धर्म कौन सा, ये वो धर्म नहीं है। ये तो वो वाला धर्म है कि साधारण धर्म कौन सा है, सामान्य धर्म कौन सा है, विशिष्ट धर्म या विशेष धर्म कौन सा है, किस जगह पर, किस स्थान पर, किन जिम्मेदारियों के साथ आप बैठे हो, किस वर्ण के हो, किस आश्रम के हो, फिर उसके हिसाब से उसके आधार के ऊपर आपका कर्म होगा। और फिर कर्म का सिद्धांत कहां हाइपर हो जाता है, तो गीता पे हाइपर हो जाता है। तो कर्म का सिद्धांत बिल्डअप होगा, वो गीता पर रहेगा। कंसेप्ट समझ रहे हैं? तो यहां कंसेप्ट है और आइडियाज है, ये थियोरिटिकल कंपोनेंट है, इसमें रटना कम है, इसमें समझना ज्यादा है। पहले हिस्ट्री पूरी रटी जाती थी, अब समझने वाली है ये वाला पार्ट, और इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन मिलते, ठीक है, बड़े आराम से। और चूंकि फर्स्ट इंस्टेंस है, हालांकि मैंने लिए हैं अपॉइंटमेंट 2-4 अच्छे बड़े प्रोफेसर से, एचओडी साहब भी हैं उसमें हिस्ट्री के, उनके पास जाके मैं डिस्कस करूंगा इसको, इसी पॉइंट को। तो जो नया सिलेबस है, जो मेरी टेंडेंसी है कि आई ऑलवेज डिस्कस इट विद द प्रोफेसर्स एंड एचओडीज। जैसे अभी मैं मैनेजमेंट पढ़ने गया था, डिस्कस करने गया था, पढ़ाना तो है मुझे, तो डिस्कस कर लिया। अब अगला टॉपिक पे करना, कौन सा करा मैंने, खत्म कर दिया, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया मेरा, मैं नोट्स भी ऑलमोस्ट फाइनलाइज कर रहा हूँ, उसके बेस बना दिया उसका मैंने। सो अब ये वाला कंपोनेंट है, तो इसके अगर आप एचओडी हो और आपको एमपीपीएससी ने बुला लिया भैया हिस्ट्री का पेपर सेट करो, तो व्हाट इज योर माइंड सेट टू सेट द पेपर? सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में कौन सा है? दैट इज माई आइडियोलॉजी, दे रहा है आपका कौन, और ऊपर वाले कह रहा मैं कि इस फील्ड के अंदर अपने टच हैं एकेडमिक्स में, सो इट्स नॉट अ बिग डील, हो जाएगा। तो कंसेप्ट एंड आइडियाज, इसके ऊपर काम करना है। फिर यहाँ पर इन्होंने बहुत छोटे में जोड़ा है बोधिसत्व और तीर्थंकर, ये बढ़ गया। तुम लोगों को मैंने चार्ट बनवाया है तीर्थंकरों का, जब एंशिएंट पढ़ रहे थे हम, है ना, कौन से तीर्थंकर है, उनका कौन सा सिंबल है, ठीक है। अब उनकी और डिटेल्स मिलेंगे हमको, तो हम उनको और डिटेल में करना है, पूरे 24 तीर्थंकर। फिर इसकी फिलॉसफी क्या है। अब तीर्थंकर जैसे ही आए तो 23वें और 24वें दोनों आ गए, तो सारी चीजें पढ़ना है यहाँ पर, कंसेप्ट एंड आइडियाज। तो कंसेप्ट और आइडिया में डेप्थ कहां जाएगी? कंप्लीट जैनिज्म, कंप्लीट जैन फिलोसॉफी, कंप्लीट बुद्धिस्ट फिलोसॉफी। बोधिसत्व है तो उसमें बुद्ध शामिल है, बोधिसत्व उनके पुराने से लेकर उन तक है, तो सारी स्टोरीज के ऊपर है। हाँ, यानी कंप्लीट रिलीजन, जो एंशिएंट ट्रेडिशन रिलीजन है वो यहाँ दे दी। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट समझना, धर्म को तो बोला नहीं है उन्होंने, यहाँ धर्म तो दिया नहीं है, लेकिन जैसे पिछली बार भी क्वेश्चन आए थे, पिछली बार नहीं, पिछली बार आए थे ना, साउथ इंडिया के क्वेश्चन पूछ लिए थे, अलवार से पिछली बार था ना, तो वो कौन लोग हैं, तो वैष्णविज्म कैसे इवॉल्व होता है, शैविज्म कैसे इवॉल्व होता है, फिर वैष्णविज्म की ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, भागवत क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। फिर इनके अलग अलग जगह पे जो फॉलोअर्स होते हैं वो कैसे, तो एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन जो आज प्रेजेंट है, इंडिया की बात हो रही है इसलिए ये बहुत वास्ट है। यही किताब आपको ये भी कवर करेगी, है ना, इसकी स्टार्टिंग ही अगर आप देखोगे ना तो उसमें आपको ये पूरा कवर मिल जाएगा। तो ये कल्चर पूरा जोड़ दिया, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग, म्यूजिक, डांस, थिएटर एंड ड्रामा, सिनेमा, मार्शल आर्ट, सोशल कल्चर, रिलीजन, philosophy, language and literature, handicraft, festival and fairs and miscellaneous. So first pointer हो गया, आर्ट एंड कल्चर वाला पॉइंटर हो गया। तो 2 क्वेश्चन तो आपके यहाँ बन रहे हैं। यूपीएससी के अंदर इसका वेटेज ज्यादा है। अगर मैं एक क्वेश्चन एक पॉइंटर का लेता हूँ तो एक क्वेश्चन तो मेरा आ रहा है, यूपीएससी में 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन तक जाते हैं। दे हैव अ डिफरेंट, हमारे यहाँ भी जा सकते हैं, उठा के 2 सबसे ऊपर पूछ लिया, 2 सबसे नीचे पूछ लिया, किसी में पूछे ही नहीं, कोई ज़रूरी तो है नहीं। मेंस में भी ये चेंज हो चुका है, मेंस में अभी मेरे पढ़ने में नहीं आया कि हर एक यूनिट में से क्वेश्चन आएगा। सो अब अच्छा भी बुरा भी हम बात करेंगे मेंस के ऊपर। यहाँ तक कंसेप्ट आ गया आपकी समझ, कोई डाउट?
एनी डाउट, एनी आइडिया, एनी आइडिया, एनी लेआउट जो तुम लोगों को समझ में आ रहा हो, उसको डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको आता है कि इसको ऐसे करा जा सकता है क्या, तो मैं आपको सही गाइड कर दूंगा, ताकि दिमाग में आप लोगों के कन्फ्लिक्ट पैदा नहीं हो। अक्सर हमारे दिमाग में कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाती है कि हम ऐसा करना चाह रहे होते हैं, रिदम अलग तरीके से चल रहा होता है ना। चलो सेकंड पार्ट देखिए, हिस्ट्री, कल्चर एंड लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश। नाउ क्या एमपी की हिस्ट्री इंडिया की हिस्ट्री से अलहदा होगी, अलग होगी, सेपरेट होगी? नहीं, लेकिन यहाँ डेप्थ आती है जो किताब की वजह से बन जाती है। एक होती है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसके अंदर एमपी के ऊपर फोकस नहीं होगा क्योंकि वो टॉप डाउन अप्रोच है। एमपी की अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो वो बॉटम्स अप अप्रोच है कि एमपी एक पार्ट हो गया, गुजरात एक पार्ट हो गया, महाराष्ट्र एक पार्ट हो गया, छत्तीसगढ़ एक पार्ट हो गया, ये सब ने मिलकर बाकी सारे स्टेट्स ने मिलकर इंडिया की हिस्ट्री को क्रिएट किया। लेकिन जब हम एंशिएंट इंडिया की हिस्ट्री की बात करते हैं तो उसमें अफगानिस्तान को भी हम जोड़ते हैं, पाकिस्तान को भी हम जोड़ते हैं, पार्ट ऑफ श्रीलंका भी जोड़ते हैं, पूरा श्रीलंका भी कब्जे में था, अंडमान निकोबार के ऊपर भी कब्जा किया गया था, तो नेवी चोलाज में। ये कंसेप्ट है कि आप किस तरह से पढ़ रहे हो। तो पहले हम टॉप डाउन जा रहे थे, कंसेप्ट क्लियर होने, तो जो कंसेप्ट का पैरेलल इधर मिल रहा है आपको उसको साथ में पढ़ना है, वो बॉटम्स अप अप्रोच रखना है। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने बोला मेजर इवेंट्स एंड मेजर डायनास्टीज ऑफ मध्य प्रदेश। अब मेजर डायनास्टीज अगर आपने आज तक नहीं करी हैं तो सबसे पहला काम है कि मेंस उठाइए, मेंस के अंदर आपको जो डायनास्टीज दी है वो ऐड करिए, उसके अंदर 2 4 5 वंश नहीं है उन्हें और ऐड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मेजर डायनास्टीज बोला है तो यहाँ सारी डायनास्टीज है, लेकिन फोकस कहाँ रखेंगे, जो मेंस के अंदर दिया हुआ है आपको, और उसके बाद में जो डायनास्टीज मिसिंग है यहाँ उनके ऊपर आप काम करिएगा। तो ये अलग नहीं होगा क्योंकि बहुत लंबे समय तक एमपी के अंदर कोई बड़ी भारी घटनाएं या बड़े भारी साक्ष्य नहीं मिलते। लैक ऑफ एविडेंस की वजह से हमारी हिस्ट्री छोटी हो जाती है। हिस्ट्री तो बड़ी, भाई रोज जिंदा रहा आदमी, एक राज था, एक लंबे टाइम पीरियड तक था, तो रोज कुछ ना कुछ घटनाएं तो हो रही थी ना, लेकिन चूंकि एविडेंस नहीं है इस वजह से वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो एविडेंसेस के ऊपर अभी से काम करना चालू करिए। इसको 90 दिन का या 75 दिन ले लो, उधर 15 दिन रिवाइज करोगे तुम लोग, सो 15 दिन छोड़कर इसका टारगेट बना देना है कि मिनिमम 3 रिवीजन होने चाहिए। डायनास्टीज बड़ा सिंपल है, कौन सी डायनास्टी कहाँ थी, उसका फाउंडर कौन था, उसका लास्ट रूलर कौन था, कितने वर्ष तक राज किया था, टाइटल कौन कौन से थे, कौन से, कोई अगर मेजर युद्ध है तो मेजर युद्ध, और इन्होंने कला के क्षेत्र में क्या योगदान किया, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में क्या योगदान दिया, अगर इन्होंने कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कुछ योगदान मिलता है तो वो है। सो इसीलिए राजा बहुत महान बन जाते हैं क्योंकि उनके टाइम पर लिटरेरी वर्क्स बहुत सारे हुए। तो राजा कौन सा महत्वपूर्ण है वो यहाँ निकालना है, उसके ऊपर फोकस रखना है थोड़ा। फिर उन्होंने किसकी पैट्रोनेज की है, क्योंकि लिटरेरी आर्ट हम देख रहे हैं ना कि वो लिटरेचर में से पूछा करते थे एमपी में, वो डीप जा रहे थे क्वेश्चन, तो हम लोग इस तरीके से पढ़ते हैं तो आसान हो जाता है। अब कंट्रीब्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश इन फ्रीडम मूवमेंट, अब जितना भी फ्रीडम मूवमेंट आपका है उसके अंदर कहीं ना कहीं तो एमपी कंपोनेंट होगा। वो ट्राइबल कंपोनेंट जहां एमपी शामिल नहीं है वो आपका एमपी में नहीं आना, लेकिन अगर कहीं पर वो मर्जिंग में आ रहा है तो वो मर्जिंग हो सकता है। सो फॉर एग्जाम्पल जैसे भोंसले रिवोल्ट है तो वो नागपुर के थे, आज का महाराष्ट्र है, पहले का सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार था, फिर सेंट्रल प्रोविंसेस था, फिर वो हिस्सा जहां उनकी फाइनल बैटल होती है बैतूल के अंदर जहां वो हार जाते हैं, किरकी, बैटल ऑफ किरकी है ना वो, ओके, तो हो सकता है मैं मिस कर गया हूं, तो वहां तक तो वो भी आ गए। इसके बाद में जो मराठा अटैक हो रहे थे या जो हमारे यहाँ के होलकर्स थे, सिंधियास थे, स्पेशली सिंधियास, इनकी वजह से किस तरह से बुंदेलखंड के अंदर डायनास्टीज फॉर्म होती हैं, किस तरह से मराठास को बुलाया जाता है अगेंस्ट मुगल लड़ने के लिए। तो ये स्टोरी लाइनअप तैयार होना चाहिए कि हुआ है, फॉर्म हुआ है तो कैसे फॉर्म है, अगर डायनास्टी आ रही है तो डायनास्टी कैसे आ रही है। तो ये कंपोनेंट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ था, जो पहले मेंस था उसमें डायनास्टीज कम दी हुई थी, सिलेबस के अंदर बहुत सारी डायनास्टीज जोड़ दी, उन डायनास्टीज के साथ ऐड करते हुए काम करना। कुछ जैसे मालवा सल्तनत नहीं है मेंस में, खानदेश की सल्तनत नहीं है मेंस में, 2 मेजर कंपोनेंट मेडिएवल के मिसिंग हैं,
मुगल साम्राज्य जो यहां था वो नहीं है। किचन में वो तेल रखा था, वो चूहों ने काट दिया पैकेट, तो नीचे ध्यान रखना है ना। ठीक है, ओके, यहां तक क्लियर हुआ आपको। अब एमपी का है तो एमपी में क्वेश्चन डीप जाएंगे। दो चीजें हैं जो एमपी से ओरिजिन होती हैं, 1842 का बुंदेला रिवोल्ट और फ्लैग रिवोल्ट। हाँ, 1923 का, ये एमपी से ओरिजिन होती हैं। तो यहाँ इन चीज़ों का ध्यान रखना, कई बार यहाँ फोकस बनता है। तो हम एमपी की बात कर रहे हैं तो यहाँ इन दोनों को ज़्यादा डिटॉल लगा के पढ़ना चलन होगी, मंजूर है। इसे सेवलॉन में नहीं निपटाना है। सेवलॉन में वो पार्ट निपटाना है जिसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन 1-2 आएंगे, क्या आ गए तो आ गए, चांसेस हैं जहाँ गलती हो सकती है वहाँ सेवलॉन रखना, जिसको दूसरी ट्रेडिशनल भाषा में बर्ड्स आई व्यू बोलते हैं कि हमें ज्ञान है। आप पूरी हिस्ट्री नहीं रट सकते, हमारे पास उतना समय नहीं है। अगर लड़ना है तो बाकी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, तो क्या हम वो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे? हम यहाँ पर एग्ज़ाम निकालने के लिए आए, तो कई जगहों पर हमको सेक्रीफाइस करना है। तो सिलेक्शन ऑफ द मटेरियल, सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक्स वेयर यू आर गोइंग टू मास्टर इज इम्पॉर्टेंट, इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा कला वही है कि आप कितने अच्छे से कितना कुछ सीख सकते हैं। ओके, आर्ट एंड स्कल्पचर ऑफ मध्य प्रदेश, तो जो इंडिया के आर्ट फॉर्म है वो तो रहेंगे ही ना। देखो एमपी में कथकली नहीं करते ना, बिल्कुल भी बैन है ना, सजा हो जाती है ना। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी नहीं कर सकते होगे तुम लोग। ओडिसी तो और अपने यहाँ से ग्वालियर घराने के गाने बजेंगे, इंदौर घराने के गाने बजेंगे, मैयर घराने के बजेंगे ना, बाकी दूसरे घराने तो गा ही नहीं सकते होंगे, सब गाते ना। सो मॉडर्न ट्रेडिशन तो ऑलरेडी मौजूद है, जिसको मैंने बोला एक कल्चर पार्ट है, एक सिविलाइजेशन वाला पार्ट है, जहाँ इंटरमिंगलिंग हो रही है। सो इंटरमिंगलिंग मेन स्ट्रीम में आ जाता है। तो मेन स्ट्रीम डांस एंड ड्रामा करना है, और उसके बाद एमपी का पूरा आर्ट फॉर्म जो पहले कर रहे थे आप वो भी करना है। एड ऑन क्या हो गया, आप समझ में आ गया ना। जो मिसिंग कंपोनेंट था हमारे नॉलेज बेस के अंदर जब हम प्रिपरेशन करा करते थे, यही मिसिंग था। भाई थोड़ा इधर का उधर का, मतलब आप मेन इंडिया को छोड़ के आप सिर्फ एमपी के ऊपर फोकस करोगे तो उसके कनेक्शंस निकालना मुश्किल हो जाते हैं। तो वो अच्छा करा है उन्होंने, बढ़ा दिया, लेकिन सिलेबस बढ़ गया। आर्ट एंड हिंदी में क्या है, आर्ट एंड स्कल्पचर क्या, आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, कला एवं स्थापत्य। स्थापत्य कला है, आर्किटेक्चर। इंग्लिश वाले में वो उन्होंने करेक्ट आज भी नहीं करा है, स्कल्पचर दे दिया है। स्कल्पचर मूर्ति कला होती है, तो आर्किटेक्चर भी करना है और मूर्ति कला भी करना है। ट्राइब्स एंड डायलेक्ट को यहाँ आप छोड़ देंगे, लेकिन यहाँ पर आप लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट स्पोकन इन एमपी, क्योंकि हिंदी के अंदर आपको सिलेबस दिया हुआ है मध्य प्रदेश के जनजातियां एवं उनकी बोलियां। इंग्लिश में वो नहीं दिया। इंग्लिश में क्या बोला उन्होंने इंग्लिश वाले सिलेबस में, मेजर ट्राइब्स एंड डायलेक्ट्स, देयर डायलेक्ट्स नहीं लिखा। तो इससे ये पता चलता है कि सारी डायलेक्ट तो एमपी की सारी बोलियां भी करना है। फिर ट्राइबल मैंने लिंग्विस्टिक क्लासिफिकेशन लास्ट क्लास में करा दिया, यूनिट 10 में है, इसलिए यहाँ स्किप करो। लेकिन यहाँ कौन सी चीज को ऐड करना है, मालवी, निमाड़ी, ब्रिज कहाँ बोल रहे हो, वो जो स्टैंडर्ड है नॉन ट्राइबल लैंग्वेजेस को, नॉन ट्राइबल डायलेक्ट्स को यहाँ करना है। मेजर फेस्टिवल्स, फोक म्यूजिक, फोक आर्ट्स, फोक लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश, ये पुराना पॉइंटर है। ये अमूमन आपका नॉलेज बेस में है, किताबों में अवेलेबल है, आपका पढ़ा हुआ है, इसे रटना चालू कर दीजिए, इसको रिवीजन में ले लीजिए। ये आपका ये वाला पार्ट, डायलेक्ट्स ऑफ एमपी, डायलेक्ट ऑफ एमपी, मेजर आर्ट, मेजर फेस्टिवल, ये आपका खत्म हो जाना चाहिए। साथ ही साथ में इंपॉर्टेंट लिटरेरी क्रिएटर्स, लॉरिएट्स बोल देते हैं इंग्लिश में, तो अच्छा यहाँ क्या लिखा है उन्होंने, साहित्य के साहित्यकार एवं उनकी रचनाएं, उनकी कृतियां। अब उसका देखो आप ट्रांसलेशन कितना अच्छा करा है उन्होंने, ये भी पुराना है, आपके पास मौजूद है। कंटेंट आपके पास मौजूद है, जहां कंटेंट मौजूद नहीं है उसके ऊपर काम है। तो नया तो कुछ यहाँ दिखता नहीं है आपको, एमपी का सेम जुड़ा है। क्या है, लैंग्वेज में थोड़ा सा फर्क दिखता है। इन्होंने अगला दिया है मेजर टूरिस्ट प्लेसेस, याद करिए मैं आपको हमेशा सिखाता था, वो बोलो इन्होंने ओपन कर दिया, रिलीजियस टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म, आर्कियोलॉजिकल टूरिज्म। मेरे नोट्स उसी तरह से बने हुए। क्या आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज क्या है, आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज के अंदर किस तरह से लोग जाते हैं, तो कहाँ जाते हैं, इसमें म्यूजियम्स शामिल है। आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज के अंदर म्यूजियम शामिल हो जाएंगे। फिर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन एमपी, ये भी करा हुआ है आपको, सारी करी हुई है, 1 2 3 नहीं, जो प्रपोज्ड है वो भी आपकी करी हुई है, जो हमने अभी टच करा है उसको। और इंपॉर्टेंट ट्राइबल पर्सनालिटीज, इसको यहाँ छोड़ दीजिए क्योंकि यूनिट 10 में भी करना है इसको।
तो 2 जगह पे क्यों करूं मैं, वो उधर कर लीजिए। तो ये वाला पार्ट है। अब इसको भी आपको जल्दी से जल्दी खत्म करना है। कोशिश ये करना है कि इस पार्ट के 4 से 5 रिवीजन ले सकें। मिनिमम 4 रिवीजन है, मैक्सिमम आप जहां जाना चाहो वहां जा सकते हो, 5, 7। अब रिवीजन का मतलब है जितनी एमपी की पब्लिकेशंस मौजूद हैं, अगर मेरे पास क्लास के अंदर लाइब्रेरी में आप लोगों के लिए नहीं है तो मुझे बता देना, हम इन्वेस्ट फिर से कर देंगे कि सर ये 2 किताबें और आएंगी, हम इस साल 2 किताबें और ले लेंगे। ढेर किताबें हैं, निकालिए, एक टॉपिक उठाइए, सारी बुक्स में से गो थ्रू। पहले बेसिक स्ट्रक्चर तैयार होना चाहिए जो मैंने आपको सिखा रखा है। उसके बाद एक एक टॉपिक उठा के एक एक चीज को एड ऑन करके अपने नोट्स फाइनल करिए और उनका रिवीजन रखिए। अगली बार फिर से एक और किताब उठाइए, उसमें से गो थ्रू कीजिए। दैट इज रिवीजन। सो एमपी की रीजन सिंपल है कि कौन सी किताब सामने वाले के हाथ में लगेगी हमें नहीं पता, और ये वाला वो पार्ट है जहां कंटेंट फिर भी कम है फर्स्ट पार्ट से। पूरे इंडिया के सारे स्टेट्स के डांस करना है, वो हम करेंगे, सिर्फ मेजर करेंगे। एमपी के हमको सारे करना है, इन डेप्थ करना है, तो एमपी छोटा है ना, पूरे इंडिया से तो हम कंपैरेटिवली छोटे की बात करेंगे। सो फोकस एरिया एमपी के ऊपर रखिए। अब एमपी कितना बढ़ा दिया उन्होंने ये भी सोचिए। यूनिट 2 एमपी है बराबर। ज्योग्राफी ऑफ एमपी यूनिट 4, पहले 1, 3 चल रहा था, अब 2, 4 और इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड मध्य प्रदेश, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड मध्य प्रदेश। सो छठे यूनिट तक आधा आधा पार्ट, 5वां और 6वां आधा आधा पार्ट मान लेते हैं हम, तो 30% तो सिलेबस यही हो गया, और ट्राइब्स ऑफ एमपी 40% हो गया। तो पहले जो हम बोलते थे 30% का इफेक्ट आ रहा है एमपी पर, अब वो 40% से ऊपर हो गया। तो संभावना है कि 50% भी अगर टच हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। करंट अफेयर्स में, करंट अफेयर्स में स्टेट का करंट अफेयर है, तो 40% से 50% तक एमपी के क्वेश्चंस मिलना है। फोकस एरिया कहां हो गया, शाबाश। सो पहला गुरु मंत्र 50% ऑफ एवरी डे, 50% एमपी के ऊपर काम करना है आप लोगों को। अब बाकी जो हिस्से हैं उसके अंदर कंटेंट वाइज काम करना है। छोटा पॉइंटर है, जल्दी हो रहा है, करके रख दिया कि आया तो एक क्वेश्चन बन गया मेरा। तो आज मैंने डिस्कस करा है यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 10 में पहले डिस्कस कर चुका हूं आपका। तो आने वाले समय में मैं इनको कराता चल रहा हूं, साथ ही साथ मैं आपको लेआउट देते चल रहा हूं कि कहां से आप स्टार्ट कर सकते हो, जिसके अंदर समझाना नहीं है, रटना है, पढ़ना है, समझना है। नहीं आए, मैं बैठा हूं अगर जिंदा हूं, नहीं मेरा तो तुझे बुलाएगी क्या, आजा भूत। चलो, एनी क्वेश्चंस आप लोगों के ऑनलाइन में लाइव सेशन? हाँ, इसको पॉज कर दूं। आई डोंट थिंक क्वेश्चन है। ओके, देन टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं, ईश्वर ने चाहा तो करते हैं 9 बजे। कहाँ से? अरे ये क्या क्रॉस इधर कर दिया उन्होंने यार, इस तरफ से बंद करना है। अच्छा खेल करती है ये यूट्यूब, इस पे मैंने काम करना चालू कर दिया है तुम लोगों के लिए, जो एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशंस है उसके ऊपर, और साथ ही साथ में जो आर्ट फॉर्म है उसके ऊपर। तो अभी आर्ट फॉर्म में आप लोगों को सिर्फ एक चीज उठानी है, नहीं रहे लड़के। क्या उठाएंगे आप लोग? आप डांस उठाना चाहे डांस उठाएं, आप म्यूजिक ट्रेडिशन उठाना चाहे म्यूजिक ट्रेडिशन उठाएं, आप मुझे बताइए। आप एक किताब उठाएंगे, सबसे पहले उठाइए ऊपर वाली किताब अरिहंत की, नितिन सिंघानिया पे सेकंड पे जाएंगे हम, पैरेलल खोलेंगे, बोर्ड साफ करिए, इसमें फ्लो डायग्राम्स बने, माइंड मैपिंग बनी हुई है। तो माइंड मैपिंग से आपको पता होना चाहिए कि कौन सा डांस प्रकार किस तरीके का है, ठीक है। सो यू टेक योर टाइम, एनालाइज द बुक्स। जो लास्ट में स्पेक्ट्रम है वो सबसे लास्ट में करना है। पहले मुझे क्या चाहिए? मुझे माइंड मैपिंग चाहिए। क्या चाहिए? माइंड मैपिंग कैसे होती है? डांस, जैसे मैंने ट्राइबल डांस करवाए थे तुमको, कि कौन सा डांस कहाँ पर है, कौन सा सॉन्ग कहाँ पर है, वो वाला, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करेंगे आप। तो पहले माइंड मैपिंग करिए, दोनों को मर्ज करिए
और अपना क्रिएशन करिए। तो सबसे पहले डांस और डांस के प्रकार, सॉन्ग है, सॉन्ग के प्रकार, उनका स्टेट, फिर हम उसको खोलेंगे कि सॉन्ग है ओरिजिन कहाँ हुई थी, कौन से किताब से इन्फ्लुएंस है, या किस राज घराने में पैट्रोनाइजेशन मिलता था, कौन कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उसके साथ बजाए जाते हैं, ठीक है, कौन सी किताबें उसके ऊपर हैं, कौन से प्रमुख कलाकार उनके हैं, समझ गए ना। और क्या सवाल बनते हैं इनके ऊपर फिर ये होता है कि इनका कोई महोत्सव होता है क्या, नेशनल कोई कंपटीशन होती है, कथकली नेशनल कुछ है क्या, वो वाली चीजें। फिर इसके बाद आप आएंगे तो उसमें इसके फीचर्स लिखेंगे। बाद की बात, पहले तो मुझे बेस लेआउट चाहिए, एकदम से फीचर्स पे नहीं जाना है। आप सिंपल एक लेआउट लेंगे कि डांस क्या होता है। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चन कि क्लासिकल कौन से हैं, मॉडर्न कौन से हैं, एंटिक कौन से हैं, फोक सॉन्ग्स कौन से हैं, फोक डांसेस कौन से हैं, फोक डांस किया गया, ठीक है। फिर उनके अलग अलग मेथड्स, अलग अलग वेराइटीज। सो फोक तो हर जगह अलग हो जाएगा, है ना। तो मेजर फोक इंडिया का मैप उठाओगे, याद करो अपनों ने क्या काम करा था। अपनों ने इंडिया के मैपिंग पर सर्कल डायग्राम बनाया था फॉरेस्ट नेशनल पार्क का, ठीक है। सो हर एक स्टेट का अपना डांस है, हर एक स्टेट का अपना सॉन्ग है, हर एक स्टेट के अंदर ड्रामाज है, हर एक स्टेट के अंदर पेंटिंग्स है। तो मेजर 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 लिखना चालू करो। मेजर डांस लिख लिए, मेजर सॉन्ग्स लिख लिए, मेजर ड्रामाज लिख लिए, मेजर पपेट्री और कोई सा पहला वो, ठीक है। फिर धीरे से ये करना, कब सॉन्ग है, डांस है, ड्रामा है, कब ओकेजन करते हैं ना इस समय पर। तो भैया होली है, तो होली को क्या माने हम, वसंत के आगमन होता है, वो बसंत का टाइम होता है, तो बसंत पंचमी, होली। तो ये वाले जो पार्ट हैं इनको मर्ज करने की कोशिश करना। अच्छा, मार्च अप्रैल में कौन कौन से मनाए जा रहे हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में कौन से मनाए जा रहे हैं, बीच में रेनी सीजन में कहाँ कहाँ क्या मनाया जा रहा है। तो यू हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट। जितने फेस्टिवल खासतौर पे दिया है, फेस्टिवल यहीं से निकलेंगे। डांस ड्रामा कब हो रहा है, फोक में, फेस्टिवल्स पे, ठीक है। स्टेट के फेस्टिवल लिख के भी आप ये काम कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले चूंकि मुझे सारा कल्चरल पार्ट करना है तो स्टेट वाइज लिस्ट देखिए। इसके अंदर यू विल हैव टू मेक यूज ऑफ ऑल दी बुक्स। जरूरी नहीं कि इसमें मिले, तो आपके पास जितनी जीएस की बुक्स अंदर रखी है, चाहे वो पियर्सन की हो, चाहे वो यूनिक की हो, चाहे किसी की हो, सारी उठा के कल्चरल कंपोनेंट बनाना चालू करना है। और एक दिन आपको डिवोट करना है, चलिए ऑल इंडिया के डांसेस लिख लिए जाए। तो दो तीन निकालिए और इंडिपेंडेंटली काम करिए अलग अलग किताबों में। 4 किताबें उठाइए, 5 किताबें उठाइए, 5 अलग अलग मैप लीजिए, 5 मैप के ऊपर सब लोग अलग अलग बनाइए, मर्ज मैप। तो 5 किताबें एक व्यक्ति पढ़े या 5 व्यक्ति अलग अलग किताब पढ़ के इकट्ठा कर दें। लेबर कहाँ है, स्मार्ट काम क्या है। अगर आप 5 दिन करोगे तो एक टॉपिक 5 दिन में आपको खत्म होगा। अगर 5 लोग अलग अलग किताबों पर साइमल्टेनियसली कोऑपरेशन के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं तो काम फास्ट होगा। एक दिन में 5 किताबें आपने पढ़ ली, वो पढ़ना तो पूरी नहीं है। अल्टीमेटली क्या करना है, हमें उसे रटना है, हमें उसके रटने पे काम करना है। फिर इंडिविजुअली सब रटिए आप उसको। तो नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड मैं इनके टेस्ट चालू करूंगा इंडिपेंडेंटली। ये मेरा प्लान है। ईश्वर ने चाहा, उसने मेरी मदद करी, इंशाल्लाह। चलो।